हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है वह हमारा है भारत के पर्वत। कौन सा टॉपिक है? भारत के पर्वत। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाना है और जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो चलिए देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसकी सीमा गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली तक जाती है। किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की। भारत की नहीं, पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई जो है 692 किलोमीटर की है। कितनी है? 692 किलोमीटर की। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई जो है वह 920 मीटर की है। कितनी है? 920 मीटर की है। चौड़ाई जो है वह गुजरात की तरफ अधिक एवं दिल्ली की तरफ कम है, यानी घटती है। इसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों को जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में अरावली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अलवर के पास इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अलवर के पास में इसे किस नाम से जाना जाता है? हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में दिल्ली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है तथा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीला पहाड़ियों पर है। यह पहाड़ियाँ भी अरावली पहाड़ियों का ही अंग है। ठीक है, जो रायसीला पहाड़ियाँ हैं यह भी जो है अरावली पहाड़ियों का ही एक अंग है। कई प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, जैसे सीसा, तांबा, जस्ता। यह सब खनिज पदार्थ जो है अरावली पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां जो है वह शेर है, जो कि 1597 मीटर है। यह जो है माउंट आबू के पास सिरोही जिले में स्थित है। रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई जो है 1055 मीटर है। यह सीकर राजस्थान में स्थित है। अचलगढ़ है, जो कि 1380 मीटर की ऊंचाई है। यह जो है सिरोही जिले में स्थित है। यह भी इसी के आसपास स्थित है। दिलवाड़ा है, जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है, सिरोही जिले में। यहीं पर एक जैन मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर? दिलवाड़ा में ही। अब आइए देखते हैं, टॉपिक है हमारा विंध्याचल पहाड़ियाँ। विंध्याचल पहाड़ियों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। मालवा के पठार के दक्षिण में है, सोन नदी के उत्तर में है तथा गुजरात तथा राजस्थान की सीमा के पूर्व में स्थित है विंध्याचल पहाड़ियाँ। गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती है। इसी पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वह है भारनेर की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा कैमूर, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। तीसरा जो है वह पारसनाथ है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई जो है 1050 किलोमीटर है, जो कि कैमूर पहाड़ियों को मिला करके है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर की है। कितनी है? 300 से 600 मीटर की है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु सद्भावना शिखर है। मध्य प्रदेश में भारनेर पहाड़ियों का यह हिस्सा है। इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डाल लीजिए, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। कौन सा? सतपुड़ा पहाड़ियाँ। इसमें है सतपुड़ा पहाड़ियों के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है, यह जो दोनों नदियां हैं यह दोनों भ्रंश घाटियों में बहती हैं।
सतपुड़ा की पहाड़ियों को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। राजपीपला पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां तथा मैकाल की पहाड़ियां। अब महादेव की पहाड़ियों में सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु धूपगढ़ इसी का हिस्सा है। किसका? महादेव की पहाड़ियों का हिस्सा है। धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी नगर के पास स्थित है। ताप्ती नदी का स्रोत भी महादेव की पहाड़ियां ही हैं। ताप्ती नदी का स्रोत कौन सा है? महादेव की पहाड़ियां ही हैं, यहीं से जो है ताप्ती नदी निकलती है। तीसरा जो था वह मैकाल की पहाड़ियां। अमरकंटक जहां से नर्मदा एवं सोन नाम की 2 नदियां निकलती हैं, इसी मैकाल की पहाड़ियों की हिस्सा हैं। अमरकंटक ही मैकाल की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु भी है। इसकी ऊंचाई जो है 1036 मीटर की है। कितनी है? 1036 मीटर की है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ये पहाड़ियां हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। पूर्वोत्तर पहाड़ियां जो है वह हिमालय पर्वत का ही एक हिस्सा है। यह पहाड़ियां मुख्यतः 5 राज्यों में बटी हुई हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियां कितने राज्यों में बटी हुई? 5 राज्यों में बटी हुई, जिसमें मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम राज्य आते हैं। मेघालय में है जो है यह गारो खासी और जैंतिया नाम से जानी जाती हैं। जैंती पहाड़ियों का कुछ भाग असम में भी आता है। पटकाई बूम जो है वह असम, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम में फैली हुई हैं। ठीक है। पटकाई बूम पर्वत श्रेणियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है। तो इसको जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जो कि आपने देखा ही है। हिमालय पहाड़ियों के म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकान योमा कहा जाता है। तो क्वेश्चन है कि हिमालय पहाड़ियों में म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो इसको अराकान योमा कहा जाता है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब डालिए आप अपनी कॉपी में टॉपिक्स प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है, क्या डालना है? प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके 3 तरफ जल तथा एक और स्थल यानी भूम होता है। भारत के दक्षिणी तिकोनी आकृति के भूभाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, तो आसान सी भाषा में आप लोग समझिए कि प्रायद्वीपीय भूमि के वो भाग जिनके तीनों तरफ जल होते हैं तथा एक तरफ स्थल होते हैं, वह प्रायद्वीपीय आकृति या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। उस भूभाग को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तो यह जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है वह गुजरात के पहाड़ हैं, दूसरा पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, तीसरा पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो यह जो है 3 भागों में प्रायद्वीपीय भारत को बांटा गया है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं गुजरात की पहाड़ियां, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात की सभी पहाड़ियां 2 प्रमुख क्षेत्र में फैली हुई हैं। पहली तो कच्छ के रण में फैली हुई है, दूसरा सौराष्ट्र के क्षेत्र में फैली हुई है। इसी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र को कठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहते हैं। किसको? सौराष्ट्र के क्षेत्र को। ठीक है, जो गुजरात की पहाड़ियाँ फैली हुई 2 प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई, कच्छ के रण तथा सौराष्ट्र के क्षेत्र। तो सौराष्ट्र के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कठियावाड़ प्रायद्वीप भी कहते हैं। गुजरात की पहाड़ियों को 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है। कच्छ की पहाड़ियाँ कच्छ के रण के पास हैं। यहाँ पर राजस्थान से आ रही लूनी नदी, जिसे लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, सूख जाती हैं। कहाँ पर? कच्छ की पहाड़ियों में सूख जाती हैं। सबसे उच्चतम बिंदु को कालो डंगर कहा जाता है। सबसे उच्चतम बिंदु को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कालो डंगर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 462 मीटर की है। कितनी है? 462 मीटर की है। दूसरा है जो है बरदा या बरना की पहाड़ियाँ। ये गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में है। कहाँ पर है? यह गुजरात के सौराष्ट्र
वाले हिस्से में है, जामनगर क्षेत्र में पड़ती हैं, बड़ा वन्यजीव भंडार भी है तथा पोरबंदर बंदरगाह से 15 किलोमीटर दूर है। क्या? बरदा या बर्णा की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है आभपरा है। सबसे ऊंची चोटी इस पहाड़ी की कौन सी है? तो आभपरा है। तीसरा जो है वह गिरनार पहाड़ियाँ हैं। गिरनार पहाड़ियों के बारे में ये देखते हैं क्या है। ये गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में है। जैसा पहले ही मैंने बताया, यह दो टाइप की थी, कच्छ और सौराष्ट्र। तो यह जो है सौराष्ट्र वाले हिस्से में आते हैं। इनको रोबात पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोबात पहाड़ी भी कहा जाता है। किसे? गिरनार पहाड़ियों को। जूनागढ़ के पास में स्थित है। क्या? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो जूनागढ़ के पास में स्थित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 3500 फीट है। कितनी है? 3500 फीट है। उच्चतम बिंदु जो है इसका है वह गोरखनाथ है। जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं उसकी उच्चतम बिंदु जो है वह गोरखनाथ है। सम्राट अशोक के 14 धर्मलेख यहीं पर हैं। सम्राट अशोक के 14 जो धर्मलेख है वह यहीं पर है, यानी गिरनार पहाड़ियों पर। अब आइए देखते हैं चौथा जो है वह गिर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एशियाई शेर यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मंडो पहाड़ियाँ ये गुजरात में है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची मंडो पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोंकण तट तथा दूसरा मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात से गोवा पार करके कुछ कर्नाटक तक जो हिस्से हैं उसे कोंकण तट के नाम से जाना गया, तथा जो मालाबार तट है वह कर्नाटक से केरल तक के क्षेत्र को मालाबार तट कहा गया। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ जो हैं वह निम्नलिखित है। 7 माला श्रेणियाँ जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, तथा इसका उच्चतम बिंदु 1472 मीटर का है। अजंता पहाड़ियाँ ये औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यहीं पर मिलती। कहाँ पर? अजंता की पहाड़ियों पर मिलती हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में से एक है। ठीक है, जो यूनेस्को है इसके विश्व विरासत की सूची में से एक है। क्या? अजंता की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। हरिश्चंद्र श्रेणी, यह जो हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 600 मीटर की है। कितनी है? 600 मीटर की है। इसे भी आपको लिख लेना है। बालाघाट की श्रेणी आ जाइए। बालाघाट की श्रेणी यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 550 मीटर से 825 मीटर की है। कितनी है? 550 मीटर से 825 मीटर की है इसकी औसत ऊंचाई। हरिश्चंद्र एवं बालाघाट पर्वत श्रेणियां दो नदियों गोदावरी एवं भीमा नदी के मध्य है। उत्तर में गोदावरी तथा दक्षिण में भीमा नदी, अतः ये दोनों पहाड़ियां गोदावरी एवं भीमा नदी को अलग अलग करती हैं। ठीक है। कालसुबाई चोटी, यह जो है महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। कालसुबाई चोटी कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के नासिक में है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 1646 मीटर की है। महाबलेश्वर चोटी, तो महाबलेश्वर चोटी जो है वह महाराष्ट्र में है। इस जो है यह कृष्णा नदी, मतलब महाबलेश्वर चोटी से ही कृष्णा नदी निकलती है, यानी कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर चोटी से। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महाबलेश्वर चोटी है। कुद्रेमुख पहाड़ी, यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। इसके समांतर में एक पहाड़ी है जिसे बाबा बुद्धनगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? जो कुद्रेमुखी पहाड़ी में जो है इसके एक पहाड़ी है यहाँ पर जिसको बुद्धनगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, यह जो है यह भी कर्नाटक में है। यहाँ कुर्ग जिले से कावेरी नदी निकलती है। कुर्ग जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो कावेरी नदी निकलती है, जिसे बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कौन सी नदी? कावेरी नदी जो है यहाँ के कुर्ग जिला है वहाँ से निकलती है और आगे जाकर के बंगाल में
बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर गिर जाती है। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। नीलगिरी पहाड़ी केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सीमा पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाट मिलते हैं। यहीं पर नीलगिरी पर्वत है। क्या है? पश्चिमी एवं पूर्वी जो घाट मिलते हैं यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। किस राज्य में? केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सीमा पर। इसका उच्चतम बिंदु दोद्दा बेट्टा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह पश्चिमी घाट का द्वितीय उच्चतम शिखर है। इसके नीचे पालघाट दर्रा है। इसके नीचे क्या है? पालघाट दर्रा है। ऊंटिया ऊटकमंड पर्यटक स्थल यहीं पर है। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। क्या? अन्नामलाई की पहाड़ियां। ठीक है। सबसे उच्चतम बिंदु अन्नामुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर है। तो पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर जो है यहाँ का अन्नामुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पालनी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडैकनाल है। ठीक है। ये पहाड़ियाँ जो पालनी पहाड़ियाँ हैं यह तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ का एक पर्यटक स्थल है जो कि कोडैकनाल है, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। इलायची पहाड़ियाँ कार्डमोम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। किसको? इलायची की पहाड़ियों को कार्डमोम की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहीं से सेनकोट्टा दर्रा है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ यहीं हैं। ठीक है। महेंद्रगिरी चोटी सबसे दक्षिणी चोटी है। जो महेंद्रगिरी चोटी है वह सबसे दक्षिणी चोटी है। इसे भी आपको नोट डाउन कर लेना है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ क्या है? पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ पूर्वी घाट में ही आकर गिरती हैं। इसका कारण यह है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है, इसलिए नदियाँ ढाल की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं। नदियों के प्राकृतिक बहाव के कारण हुए कटाव से यहाँ के पहाड़ों के बीच काफ़ी खाली जगह बन गई है। पूर्वी घाटी की प्रमुख पहाड़ियाँ मुख्यतः 3 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में विभक्त हैं, जिसका विवरण निम्नवत है। ओडिशा की पहाड़ियाँ गढ़ जात की पहाड़ियाँ अस्सिया पहाड़ियाँ भुवनेश्वर के पास में है तथा टिकरपारा पर्वत श्रेणी है। न्यायगढ़ पहाड़ियाँ हैं, तो ओडिशा की पहाड़ियाँ सारी हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ ये देखते हैं कौन कौन सी हैं। एरामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है। इसके पूर्व में तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है इसमें मिलती है। ठीक है। किसमें? एरामाला पहाड़ियाँ में। दूसरी जो है शेष चलम पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ हैं, वेलीकोंडा पहाड़ियाँ हैं, पालकोंडा पहाड़ियाँ हैं तथा नागरी पहाड़ियाँ हैं। यह सारे आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, इसमें जवादी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पचाई मलाई पहाड़ी तथा सिरू मलाई पहाड़ी हैं। ठीक है। यह सारे तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। अब आप लोग बड़ी सी हेडिंग डाल लीजिए, प्रायद्वीपीय पठार। क्या डालना है आपको? प्रायद्वीपीय भारत के पठार। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। पहाड़ एवं पठार में क्या अंतर होता है? इसको भी आपको जानना चाहिए कि जो पहाड़ होता है और पठार होता है, इन दोनों में अंतर बताइए आप लोग। सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता होगा कि इसमें अंतर क्या है। दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। तो पहाड़ का शिखर होता है जबकि पठार का कोई शिखर नहीं होता है। पठार पहाड़ों की तरह ऊंचे होते हैं परंतु ये ऊपर से समतल मैदान रूपी होते हैं। ठीक है। तो ये जो है पहाड़ जो होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन जो पहाड़ होता है वो इस प्रकार से होता है। यानी ये जो हिस्सा होता है ये आपका समतल होता है, लेकिन जो पहाड़ होते हैं इसका ये नुकीला होता है। यही जो है अंतर है इसका। अरावली पहाड़ियाँ
पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पठारों में ही जाते हैं। इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण पठार अग्रलिखित हैं। तो इसके अलावा जो भारत के महत्वपूर्ण पठार हैं वह हैं मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, दक्कन का पठार। यह सारे भारत के महत्वपूर्ण पठार हुए। ठीक है। अब मालवा पठार क्या है? यह जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा पठार? मालवा पठार। मालवा पठार जो है वह 3 राज्यों में फैला है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है। इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट से हुआ है, काली मिट्टी से ढका हुआ है। ऊंचाई जो है इसकी 500 से 610 मीटर की है। इसे लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लावा निर्मित पठार भी कहा जाता है। इसमें कुछ लावा द्वारा बनी पहाड़ियां भी हैं। यमुना के सहायक चंबल नदी ने इसके मध्य भाग को प्रभावित किया है। पश्चिम भाग को माही नदी ने प्रभावित किया है। माही नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। माही नदी कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। पूर्वी भाग को बेतवा नदी ने प्रभावित किया है। मालवा का पठार अरावली पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत के बीच में है। मालवा का पठार कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में यह फैला हुआ है। क्या? बुंदेलखंड पठार। इसके निर्माण में नीस और ग्रेनाइट से हुआ है। इसका निर्माण जो है किससे हुआ है? तो नीस और ग्रेनाइट से हुआ है। इसको भी आपको नोट डाउन करना है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर और पूरब की तरफ है। क्या है इसका ढाल? उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ अधिक है। यहाँ कम गुणवत्ता का लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पर कम गुणवत्ता पूर्वक जो है अयस्क जो होता है लौह अयस्क वह पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार का महाराष्ट्र के नागपुर जिले से कोई संबंध नहीं है। इसका नाम पुराने राजा के नाम पर पड़ा। ठीक है। ये पठार झारखंड में फैला है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 65,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर में। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार सब इसी के अंदर आते हैं। किसके अंतर्गत? छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत यह सब आते हैं। इस पठार की औसत ऊंचाई जो है 700 मीटर की है। शिलांग का पठार, गोरा खासी और जयंतिया पहाड़ियां इसी के अंदर आती हैं। किसके? शिलांग के अंदर आती हैं। इस पठार में कोयला और लौह अयस्क और चूना पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं। ठीक है। कहाँ पर? सोलांग के पठार में। दक्कन का पठार भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण के 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 8 राज्यों में। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसकी उत्तरी सीमा है तथा पूर्व और पश्चिम में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इस पठार को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। जो दक्कन का पठार है इसको पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। जो है महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार तथा कर्नाटक का पठार। महाराष्ट्र का पठार, इसमें काली मिट्टी की आर्कियन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी की आर्कियन पाई जाती है। आंध्र प्रदेश का पठार में इसे पुनः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। तेलंगाना का पठार, इस पठार के लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है रायलसीमा का पठार, इसमें आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के पठार को 2 भागों में बांटा गया, तेलंगाना का पठार तथा रायलसीमा का पठार। कर्नाटक का पठार, इसमें धात्विक खनिज तथा आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्या है इसमें? जो है कर्नाटक के पठार में धात्विक खनिज तथा आर्कियन चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।